कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। ये भी बड़ा सुंदर तरीका। हमने कई लोगों से, कई कवियों से सुना है कि भाई ये कवि आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। ज्यादातर यही होता है। प्रेम कितना जरूरी है मैम? प्रेम है तो हम हैं, हम प्रभावशाली तब हैं जब हम प्रेम है, क्योंकि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। ये प्रेम की कवित्री अचानक पॉलिटिक्स की तरफ क्यों मुड़ गई? ये गजल मैंने सुनाई थी और ये नकार दी गई और मुझे बिठा दिया गया, तो उन्होंने कहा बज गया ना बांसुड़ा। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। यही कारण है कि राजनीति को मैंने अपनी कविताओं से टच किया है। आपकी कविताओं में जो पॉलिटिकल और रिलीजियस रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। मैं एक विचारधारा विशेष की बात करती हूँ। जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, वो जनता के कान भर रहा है सरकार के खिलाफ। कोई और विषय उठाते हैं, ऐसा विषय उठाते हैं जिस विषय में मुझे लगता है ये प्रश्न जेन्युइन है, मैं उसके लिए जबरदस्ती नहीं प्रोटेक्ट करूंगी। मैम, आपने खुद कहा कि सनातन मिट ही नहीं सकता, तो फिर सनातन को बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ क्यों? जो सनातन को डेंगू, मलेरिया या कोई और बीमारी कह रहे हैं वो संभल जाए। आप चाहती हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र? अब यदि हिंदू राष्ट्र बनने पर भारतीयता की प्रधानता है तो मैं यही चाहूंगी। बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं वो डेलिबरेटली इस तरीके से बनाई जाती है कि हिंदू संस्कृति को खराब किया जा सके, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को खराब किया जा सके। जो लोग यदि वो नहीं भी उसे किसी रिलीजन से या किसी संस्कृति के, आप पठान की बात? जी बिल्कुल, नहीं भी जोड़ना चाह रहे थे, हाँ मैं पठान की ही बात कर रही हूँ, जो लोग नहीं जोड़ना चाह रहे थे उन्होंने भी इस तरह से जोड़ा। या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे संत के उत्तर प्रदेश से आती हूँ जिसने वाकई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर की घटना पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। एक नागरिक होने के जरिए ये चीज सिर्फ हमें चुभती है या आपको भी चुभती है? बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी। जब तक आप उससे दूर हैं वह आपको रहस्यमयी लगेगी, करीब जाते ही बार बार और देर तक उसे सुनने का जी चाहेगा। कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वो बची रहती है आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए, क्योंकि तमाम जटिलताओं के बावजूद भी कविता आपकी संवेदनाओं के सबसे निकट होती है। वो किसी कोने में घात लगाए बैठी है और आपके जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है, आपके मन में जगह बना सकती है, आपके मन को झकझोर सकती है, क्योंकि कविता के मूल में ही संवेदना है, राग है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि बना दिया और हमें रामायण जैसा महाकाव्य मिला, राम जैसा धीरोदात्य नायक मिला, भारतीय समाज को उसका आदर्श मिला, प्रेरणा मिली। लेकिन आज इस सब पर बात क्यों? बात इसलिए क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ हमारे बीच हैं वो कविताएं भी कहती हैं और राम पर, धर्म पर बात भी करती हैं। अपनी कविताओं के लिए जितना स्नेह, जितना प्यार और सम्मान उन्हें मिला, उतनी ही उनके हिस्से में आलोचनाएं और विवाद भी आए। जितने विवाद उतने सवाल, और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच हैं मशहूर गीतकार और कवित्री अनामिका जैन अंबर जी। अनामिका जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। बहुत धन्यवाद संचित जी। कैसे हैं अनामिका जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ, और इतनी अच्छी हूँ कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हूँ, और एज ऑलवेज सार्केस्टिक भी है। हाँ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अनामिका जी, मेरा पहला सवाल थोड़ा क्लीशे है,
लेकिन एक हल्की फुल्की शुरुआत के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे की जो डिस्कशन है वो थोड़ी इंटेंस होने वाली है। ठीक है। तो पहला सवाल ये है अनामिका जी कि क्या चीज़ है जिसने अनामिका को 14 साल की उम्र में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, और क्या प्रोसेस रही कविता लिखने की, और उससे अलग भी? देखिए, बहुत अच्छे से गहराई में जाकर के ये बता पाना कि किस कारण ने कवित्री बना दिया, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा मानना, सबका मानना ये है कि कविता या कोई भी आर्ट गॉड गिफ्ट होती है। आप लिखने लग जाते हैं, कई बार आपको ये पता ही नहीं होता, और कम से कम उस उम्र में, 14 की उम्र में तो मैं मंचों पे आ गई थी, मैं उससे भी बहुत पहले से लिखने लग गई थी। और जब लिख रही थी तो एक और बात है, हम जिस हिस्से से आते हैं, बुंदेलखंड, वो इतना उर्वरा क्षेत्र है कि आप यदि एक कंकड़ पत्थर कुछ मारेंगे तो वो जहाँ जाकर लगेगा, वो वहाँ पे कोई ना कोई कवि ही होगा, कोई आर्ट का ही व्यक्ति होगा, लेखक साहित्यकार ही होगा। तो बस यही है कि कह सकते हैं कि ये खून में भी था, क्योंकि मेरे दादाजी कवि थे, लेकिन उनकी कोई भी कृति पढ़ने को नहीं मिली, उन्होंने कभी लिखा नहीं, मतलब राइटिंग वर्क नहीं किया। लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि वो काफिये में बात करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी जब वो नहीं रहे, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है उसी वजह से लिखना आता हो। और फिर वहाँ पे बहुत सारे कवि हैं, हमारे जैन साधुओं के समक्ष वो कविताएं पाठ करते थे। उनको देख करके मैंने उनसे पूछा, कुछ कवियों से, कि मैं भी ये जो कुछ लिखती हूँ ये है क्या, शायद ये कविता है। उन्होंने बताया कविता है। और धनी तो मैं शुरू से रही हूँ, खास तौर से मंच पे जाने की। कुछ कवि होते हैं जो लिखते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रस्तुत भी कर पाए। पर मैं भाग्यशाली रही हूँ कि मैंने जब बताया कि मैं ये सब लिख रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसे तो तुम्हें मंच पे पढ़ना चाहिए। तो कविता के नाम पे कुछ भी नहीं था, मैं तब से मंचों पे हूँ। मैं 14 साल की उम्र में मंच पे आ गई थी, और 3 मंच एक साथ मैंने कविताओं के किए, 3 रात लगातार। एक साथ? तो सीरीज के साथ मेरे कवि सम्मेलन शुरू हुए हैं। जी। मैम, लिखने का जो प्रोसेस है वो सबका अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट प्रोसेस होता है। आपका लिखने का प्रोसेस क्या है? कोई प्रोसेस आप फॉलो भी करती हैं, या बस ऐसे ही जो भी दिमाग में नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। स्वच्छंद कविताएं होती हैं, और कविताओं का ग्रामर, उनका व्याकरण बहुत बड़ा व्याकरण होता है। आप ऐसे ही लिख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन किसी नियमावली को पालन करते हुए लिख रहे हैं, किसी पद्धति को पालन करते हुए लिख रहे हैं। छंद की अलग विधा है, गीत की अलग विधा है, गज़लों की अलग अलग विधा है, मुक्तक लेखन अलग विधा है। तो किसी विधा में बंध कर के लिखना, भी उसके नियम का पालन करना, उसके अनुशासन में रह कर के लिखना, उस पद्धति को भी मैं फॉलो करती हूँ। साथ ही कभी कोई स्थिति ऐसी बन जाती है जिस स्थिति पे लिखना ज़रूरी होता है, तो मैं लिखती हूँ। या कई बार ऐसा होता है, आमद की पंक्तियाँ होती हैं, आमद की कविता होती है, अपने आपके दिमाग में आया, और आपने, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन दिया, तो वो लग रहा था देख के कि आपने जो मन में आ रहा है आप वो बोलते जा रहे हैं। तो कई बार ऐसे होता है, आपके मन में जो आता है आप लिख लेते हैं, कई बार इंटेंशनली भी लिखते हैं। मंच पर भी आमद होती है इस तरीके? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम, बहुत सारी टिप्पणियाँ ऐसी हमारी होती हैं जो अचानक से मंच पे आ जाती हैं, स्थिति को देख करके अचानक से मुंह से निकल जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके मुंह से निकल रही है, और वो टिप्पणी कई बार इतनी ज़्यादा वायरल और इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है, कि लोग उसको स्थितियाँ बना करके भी उन टिप्पणियों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा मंच पे भी होता है, लाइंस भी मंच पे ऐसी मुंह से निकल जाती हैं जो अचानक से आमद की होती हैं। मैं मंच की कविता और जो टेक्स्ट बुक की कविता है वो भी अलग अलग उसकी पहचान की जा सकती है। इसमें भी कोई बाइफरकेशन होता है कि मंच की कविता अलग है और टेक्स्ट बुक में जो कविताएं आएंगी वो अलग है? हाँ, देखिए, एक बात होती है, जब आप मंच पे कविता सुना रहे होते हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो आपको प्रभावित करती है। आप टेक्स्ट बुक में, आप मतलब किताब के लिए कोई कविता लिख रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया आप तक नहीं पहुंचती है। उसकी प्रतिक्रिया, या ये कह लीजिए कि केवल लोकप्रियता पहुंचती है। आपकी किताबें कितनी ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, आपको लोकप्रियता कितनी मिल रही है, वो पहुंचता है। जब आप मंच पे होते हैं और आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं,
तो उस समय उनका त्वरित उनकी प्रतिक्रिया कैसी आ रही, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कवियों को। कहते हैं कवि जब ताली मिल रही होती है, उनकी कविताओं को प्रतिक्रिया वाह मिल रही होती है, आह मिल रही होती है, लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, तो उनमें और जोश आ जाता है, और ये बात सही भी है। तो हाँ, मंच पे कविता थोड़ी-सी अलग होती है, उसका कारण भी है, आपके समक्ष दोनों प्रकार के लोग होते हैं, आपके सामने कुली भी बैठा हुआ है, आपके सामने कुलपति भी बैठे हुए हैं। तो अब आपको ऐसी बात कहनी है जो दोनों के को मानसिक रूप से दोनों तक पहुँचे, उनके दोनों के समझ में आए, दोनों तक अच्छे से पहुँच सके, तो कई सारी बातों का ध्यान रखना होता। मैम, क्या जो सोशल मीडिया है वो काव्य के पक्ष में, कविता के पक्ष में है या उसके विपक्ष में है? और क्या उसको देखकर भी आपको अपने क्राफ्ट में, किसी भी राइटर को या कवि को उसके अकॉर्डिंग भी अपना क्राफ्ट तैयार करना पड़ता है या बदलना पड़ता है सोशल मीडिया के नीड के अकॉर्डिंग? बिल्कुल। हर समय में लोगों तक पहुंचने के जो माध्यम रहे हैं वो अलग अलग रहे हैं। चैनल्स से पहले अखबारों के माध्यम से लोग पहुंचते थे, उससे पहले कृतियों के माध्यम से पहुंचते थे, इसके बाद टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचे हैं, और अब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं। बात वही है, माध्यम अलग है। ऐसा नहीं है कि हमें कविता इस हिसाब से लिखनी होती कि कौन सी ज़्यादा चलेगी, सोशल मीडिया पे वायरल होगी, हम तभी लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद को सामने रखते हैं, लोग पसंद करते हैं। अनामिका के ही अंदाज में सोशल मीडिया पे है, किसी और के अंदाज में नहीं है, और कभी भी अपने आप को किसी और के अंदाज में नहीं रखेगी। तो सोशल मीडिया पे अनामिका का अंदाज पसंद आता है तो लोग उसको वायरल करते हैं और उसी अंदाज को अपनाते हैं और पसंद भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, हम कविताओं में तो बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन उस माध्यम को जैसे कि अभी आप हैं, आप यदि इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं कि वहाँ पे लोग कैसे देखना पसंद करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जिनको वो देखना पसंद करेंगे। आप हर एक को उधर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यदि सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं तो वो आपका टाइम भी वेस्ट है और काम भी, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो यही है, हम अपने अंदाज, हम अपनी कविताओं की विधा को नहीं बदलते हैं, अंदाज बदल देते हैं, सिर्फ कहने का अंदाज बदलता है। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, और अच्छी बात जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर अनामिका अंबर कवित्री ना होती तो किस प्रोफेशन में होती? मैं यदि कवित्री नहीं होती तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर होती। हालांकि डॉक्टर अभी भी हूँ, पर मैं पीएचडी करके डॉक्टर हूँ। तो क्योंकि साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, आपने प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी बिल्कुल किया था? और उसे क्रैक भी कर लिया था। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे पोएट्री से लगाव था और मुझे इसी क्षेत्र में जाना था, और ये दीवानगी थी कि मुझे मंचों पे ही जाना है। तो फिर मैंने, कितना ज़रूरी है अपने मन की बात सुनना? क्योंकि आमतौर पर ये प्रैक्टिस नहीं होती कि लड़कियां मंचों पर आएं, या बहुत कम आपके जैसे लोग होते हैं जो साइंस की पढ़ाई छोड़कर और इस तरीके की फील्ड में आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए, दो तरह की होती है ज़िंदगी में, दो तरह के काम होते हैं। एक वो होता है जो आपने सोचा है कि आपको करना ही है, एक वो होता है जो आपको करना पड़ता है। मेरा मानना ये है कि जब आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना लेते हैं तो आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो आप बहुत मन से करते हैं। अभी यदि मुझे ऐसे लगता है कि मैं कविताओं के अलावा कुछ और करना तो है ही, सबको कुछ ना कुछ करना है, सब करते हैं, करना ही पड़ता है, ज़िंदगी जीनी है, अपनी लाइफ स्टाइल बनानी है, आपको रहना है, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप जिस काम से आपको प्यार है, जो आर्ट आपके पास है, उसी को यदि आप व्यवसाय बना लेते हैं या व्यवसाय में उसे सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो ज़िंदगी जीना बहुत सरल भी हो जाता है और आप खुश भी रहते हैं। तो मुझे लगता है मन के काम ज़रूर करने चाहिए। आपकी राय में ऐसे कौन से कवि या लेखक हैं जिनको उतना सम्मान और उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, बहुत अंडररेटेड रहे? हाँ, बिल्कुल सही है, और बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं उनके नाम उल्लेखित यहाँ नहीं करूँगी। हाँ, कई सारे बड़े ऐसे नाम हैं जो किसी न किसी कारण से रह गए। उन्हें वो डिज़र्व करते थे
लोग उन्हें डिजर्व करते थे, उनको सुनना डिजर्व करते थे। लेकिन कारण बहुत सारे रहे होंगे। कई सारे ऐसे कवि हैं जो जिनको मंचों पे भी होना चाहिए था, और कमाल की बात यह है कि उनकी कविताएं मंचों पे हैं। आप जितने भी बड़े कवि सम्मेलन देखेंगे, संचालन देखेंगे, तो उनकी कविताओं को कोट किया जाता है। कई सारे कवियों की कविताओं को कोट किया जाता है, लेकिन उन कवियों को हम ढूंढते रह जाते हैं। वो कवि कहाँ है? उनकी कविताएं बोलते हैं कहीं ये जी कहते हैं ऐसा, कहीं वो जी कहते हैं ऐसा। मैम, आप काफ़ी रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या हमारा कल्चरल, रिलीजियस या पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारी कविताओं को इफेक्ट करता है किसी ना किसी वे में? जी बिल्कुल करता है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड, हमारी जो एक बचपन से आपने भी और हमने एक कहावत सुनी है, संगति का असर होता है। आप जिस संगति में होते हैं उसका असर होता है, और ये ऐसा ट्रुथ है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो आपके संगति का असर किस चीज़ में होता है? खाने पीने उठने बैठने में नहीं, संगति का असर हर चीज़ में होता है। आप जो काम करते हैं उसमें भी होता है, आपके व्यवहार में भी होता है, आपके कार्यशैली में भी होता है। तो हाँ, यदि आप इस बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लेखन में भी उसका असर होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है उसमें भी, और जो नहीं दिखता नहीं है दिखता है उसमें भी, बिल्कुल। आपको लगता है कि कवि को इतिहास की जानकारी या इतिहास की समझ होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, यदि कवि उस पार्ट को टच कर रहा है, तो या जिस भी शीर्षक से वो अपनी कविता या अपनी बात रख रहा है, उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। यदि वो इतिहास को लेकर के बैठे हैं तो उन्हें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। यदि वो किसी चीज़ का भौगोलिक विवरण दे रहे हैं तो उन्हें भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। और यदि वो गणित में कविताएं लिख रहे हैं तो उन्हें गणित, उन्हें हर वो विषय जिसे आप छू रहे हैं उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। अभी आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इन दिनों मैं कोई सी भी किताब नहीं पढ़ रही हूँ। ये कह सकती हूँ कि मैं अभी केवल लेखन में ही व्यस्त हूँ। हाँ, अपनी ज़रूर 3 और जो मेरी किताबें आ रही हैं अनामिका के अलावा। जी, एक साथ? एक साथ, हाँ, मतलब ऐसे एक साथ कि एक के तुरंत बाद एक के तुरंत, मतलब पहली किताब के बाद जो मेरी 3 किताबों में गैप हुआ है वो एक साथ ही आ रही है। उसका भी कारण यही है कि उसको, उन किताबों को लाने में थोड़ी सी लेट हो गई, वरना अब तक तो चारों आ ही चुकी थी। तो अनामिका जो मेरी पहली आ चुकी है, अनामिका 2, और उसके अलावा जो दूसरी है बनूं मैं रुक्मणी तेरी, क्योंकि ये रुक्मणी मेरा पसंदीदा टॉपिक भी है और किताब का भी नाम है, और निर्भय हिंदुस्तान, जो निर्भय हिंदुस्तान, बिल्कुल जो इन 10 सालों में देखा है उसको पूरी तरह से उसमें लिखा। और जो 10 साल से पहले देखा हुआ है वो अनामिका में आ चुका है, अनामिका 2 में आ चुका है, और रुक्मणी में आ चुका है। कोई ऐसी किताब जो आपको लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए अपनी समझ दुरुस्त करने के लिए? मुझे शायद ऐसे नहीं लगता कि मैं ऐसा कहूँ, लेकिन हाँ, वो किताब तो नहीं कहूँगी, वो तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। यदि मैं नाम लेने जा रही हूँ तो मुझे लगता है गीता की जानकारी सबको होनी चाहिए, भगवत गीता, बिल्कुल। मैम, मंच की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम करती है? कभी अनामिका के साथ ऐसा हुआ? हमने कई लोगों से, कई कवियों से सुना है कि भाई ये कवि आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। क्या कभी अनामिका के साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर अनामिका इस स्टेज पर होंगी तो हम नहीं आएंगे? कभी ज़्यादातर यही होता है। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि मैं कभी नहीं कहती कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगी या वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि ऐसा कह भी रहे हैं तो सबको अपने हर उस स्थान पे होना चाहिए जहाँ वो सहज हो, हर वो काम करना चाहिए जहाँ वो सहज हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये यदि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है तो हाँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। और डील कैसे करते हैं मैम इससे? मैं अपनी प्रतीक्षा को सम्मान देती हूँ, धैर्य के साथ। मुझे ऐसे लगता है कि यदि संचित ने ये सोचा है कि अनामिका अंबर आएंगी और बैठ करके उनसे बातचीत करेंगी, तो किसी को भी कुछ भी मना करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। तो डील ऐसे करती हूँ कि यदि वो जगह चाहती है, यदि वहाँ की जनता चाहती है, ऑडियंस चाहती है कि अनामिका शुड बी हियर, तो मैं वेट करती हूँ कि हाँ, आज नहीं, कल मैं वहाँ पे ज़रूर होंगी।
ऐसे भी डील करती हूँ। और एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो आपने पूछा मंचों की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पुरुष प्रधानता तो होती ही है, ठीक है। मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है और बहुत ढंग से फेस किया है। मैं कहानी तो बताती हूँ पर नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है नाम लेना। लेकिन हाँ, ये सही है कि जब नई नई मैं मंचों पे आई तो हमारे यहाँ एक वो चलता था, एक सिस्टम था कि कवि जो संचालक है या जो उस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं, जो उसका होस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो उनका एक मन रहता था कि वो ये बताएंगे कि कवियों को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे में खुद का लिखा हुआ क्या पढ़ नहीं नहीं नहीं, कवियों का ही लिखा हुआ। मैं वही कहता हाँ। हूँ, आपकी जो राइटिंग है उसमें से भी आप क्या हाँ, पढ़ेंगी वो पहले उनको हम दिखाएंगे। तो उसके पीछे केवल यदि यही उद्देश्य होता कि हमें उस कार्यक्रम को हिट करना है तो ठीक है, एक हमने रणनीति बनाई कि भाई हम इस तरह से इसको रखेंगे, वो तो ठीक है वहां तक। लेकिन मुझे लगा कि ये उद्देश्य नहीं है। एक रहता है ना कि आप सर्वोपरि है और डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर सा मुझे लगता था। और मुझे लगा कि मैं किसी भी बंधन में काव्य पाठ तो नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा एक और बात थी, नोक-झोंक उस समय उस दौर में बहुत थे। मतलब यदि किसी कवित्री को जमना है तो वो संचालक जब तक थोड़ा बहुत आपस में बातचीत नहीं करेंगे, नोक-झोंक नहीं होगी, तब तक शायद वो एक माहौल नहीं बनेगा और श्रोता तैयार नहीं होंगे उस कवित्री को सुनने के लिए। ज़्यादातर ऐसा था, सभी कवित्रियों का नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर ऐसा था। तो मेरे साथ भी यही हुआ। एक कार्यक्रम की बात है, जब उस कार्यक्रम में मैंने कविता पढ़ी। मैं भी पूरी तरह से ऐसे ही, मैं नई मंचों पे आई थी, मैं भी निर्भर थी। मुझे लग रहा था कि संचालक थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो फिर ऑडियंस में मेरी बात जाएगी। तो बस एक छोटी सी बात ये हो गई थी कि संचालक के कहने पर मैंने वो कविता नहीं, वो पढ़ दी। उन्होंने उसके लिए मना भी किया होगा, या उन्होंने कहा था ये नहीं, ये रखो। जैसे कि आपसे कहा कि अब श्रृंगार रखना, वीरस की बात मत करना। बट मेरा मन किया और मैंने ऑडियंस को भापा और मैंने वो पढ़ा जो मैं पढ़ना चाहती थी। मैं नहीं जमी, लोगों ने बिठा दिया। और वो मेरे लिए बहुत अजीब सा मोमेंट था। मुझे लगा कि अब तो मैं गई। ऐसा भी होता है, इससे पहले तो सबने मुझे बस प्यार ही दिया था, सबने तालियां ही बजाई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊट होकर के मैं जब बैठी तो मैं बहुत रोने लग गई। उस कवि ने, मैंने गज़ल का एक शेर सुनाया था, अपने मोहन की मैं सावरी हो गई, अपने मोहन की मैं सावरी हो गई, लोग कहने लगे बांसुरी हो गई। ये गज़ल मैंने सुनाई थी और ये नकार दी गई और मुझे बिठा दिया गया। तो उन्होंने कहा, बज गया ना बांसुरा। एक होता है, मतलब हाँ, उसमें ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि आज के बाद मेरे और मेरी ऑडियंस के बीच में सिर्फ मैं होंगी। संचालक की भूमिका उतनी होगी जितने में वो मुझे इनवाइट करके माइक तक बुला रहा है। बस मुझे मेरे किसी भी बात को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट संवाद करूंगी, डायरेक्ट अपनी पिच बनाऊंगी जिस पे मुझे खेलना है। मेरी सारी बातें मैं डायरेक्ट करूंगी। बस यही एक वो डील है जो आपने पूछा ना कि आप डील कैसे करते हैं। तो शायद यहाँ से मैंने सीखा कि मुझे किस तरह से अपने आप को लोगों तक पहुँचाना है। अगर आपको 25 साल की उम्र तक प्यार नहीं हुआ तो आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। प्रेम कितना जरूरी है मैम? सिर्फ एक लड़का लड़की का प्रेम नहीं, राष्ट्र के प्रति प्रेम या इंसानों के प्रति प्रेम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के प्रति प्रेम जो आपकी रिलीजियस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, ये तो खैर मंच की एक टिप्पणी है और हम हास्य विनोद के लिए बहुत सारी ऐसी बातें भी करते हैं जिससे कि लोगों के चेहरों पे मुस्कान आए और वो अचानक से खिलखिला उठे और फिर जुड़ भी जाए। और यदि आपने मुझे सुना है या जो लोग मुझे सुनते हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इस प्रेम की बात ही नहीं करती। मैं जब भी, मेरी लाइन्स हैं जो मैं अभी सुनाऊंगी भी, जब भी इन लाइन्स को पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि प्रेम, चाहे आप आपस में पति पत्नी हो, चाहे आप आपस में प्रेयसी प्रियवर हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, आप ईश्वर भक्त हो, दोस्त हो, गुरु शिष्य हो, आप आपस में किसी भी संबंध में हो, यदि प्रेम सच्चा है, प्रेम के अलग अलग स्वरूप होते हैं, प्रेम के रूप होते हैं। वो प्रेम का रूप यदि आप
प्रियवर और प्रेयसी हैं तो एक अलग रूप होगा, पति पत्नी है तो वो एक विश्वास का एक अटूट बंधन होगा, माँ पुत्र है तो वो ममता का होगा, पिता पुत्र हैं तो वो पिता की जो उसका पितृत्व है वो भाव है उसके साथ का होगा, दोस्त हैं तो अलग प्रेम होगा। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं, केयरिंग, एक दूसरे के प्रति विश्वास, बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो मेरा मानना भी यही है और मैं कहती हूँ कि जिन्हें प्रेम है और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहती हूँ, यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं और जिससे करते हैं, चाहे वो रिश्ते में कोई भी है और उसके बिना आपको लगता है कि रहना कठिन है, तो उसको ये ज़रूर कहिएगा जो मैं कहने जा रही हूँ। मैं मेरे अंदाज में कहती हूँ, अब तक मैंने कोई लाइंस नहीं सुनाई है तो सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। तो जब आप प्रेम में होते हैं, हम चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी रिश्ते से बंधा हुआ हो, वो नाराज ना हो, और यदि वो नाराज है तो उसे ज़रूर मना लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके महत्व को समझिए, उसके प्रेम के महत्व को समझिए। प्रेम है तो हम हैं, हम प्रभावशाली तब हैं जब हम प्रेम हैं, क्योंकि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। आप इंसान हैं तो प्रेम का महत्व समझेंगे। कि लव मैरिज हुई है? बिल्कुल। कैसे मिले सर से? हम लोग मंचों पे ही मिले थे, वरना मैं बुंदेलखंड से हूँ और ये मेरठ से हैं, तो हम लोग पहली बार खेकड़ा एक जगह बागपत के पास, वहाँ पे बड़ा गांव एक तीर्थ क्षेत्र है जैनियों का, तो वहाँ एक गोष्ठी हुई थी, तो मैं और सौरभ जी वहीं पे मिले थे पहली बार उस गोष्ठी में। उसके बाद हम लोगों की दोस्ती हो गई, लेकिन बहुत बड़े जो ये कवि है ना, कवियों का बड़ा हाथ है हमारी ज़बरदस्ती शादी कराने में। हालांकि हमारा मन था, बहुत बाद में हमारा मन बना, पर कवियों ने कहना पहले शुरू कर दिया था, तो दोस्ती को उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें नहीं, प्यार में तो हमने ही तब्दील किया था, शादी में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए कवियों ने, खासतौर से बड़े बड़े कवियों ने, तो फिर इस तरह से हम लोग मिले थे। मैम, क्या चैलेंजेस होते हैं जब हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम प्रोफेशन में हो, और वो भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको 24 घंटे लाइमलाइट में रहना है, घर से बाहर रहना है, तो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको, घर में भी और घर से बाहर भी? देखिए, जो चैलेंज सबके साथ है वो तो हमें फेस करने ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आपको चैलेंज के साथ साथ सपोर्ट भी उसी क्वांटिटी में मिलता है। तो हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, या इन्हें कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे लगता है जब दो लोग एक प्रोफेशन में नहीं होते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या फेस करता है। चैलेंज जो हमें फेस करने को मिला वो सबसे ज़्यादा यही था कि हमारे पीछे पीछे से घर को कैसे देखा जाएगा, बच्चों को कैसे देखा जाएगा। बाकी प्रोफेशनली हम लोग एक दूसरे के सपोर्टिव ही रहे हैं, कभी भी किसी और तरह की कोई बात बीच में आई नहीं, टचवुड आई भी ना। उसका कारण ये रहा कि हम लोगों के प्रोफेशन ज़रूर सेम है, लेकिन हमारी लाइन अलग अलग है। जैसे कि सौरभ जी संचालक हैं, संयोजक हैं, मैं कवित्री हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, मैं परफॉर्म करती हूँ, मेरी कविताएं होती हैं, तो हम दोनों की विधाएं भी अलग अलग हैं। ये ओज के हैं, मैं श्रृंगार, हास्य और जो समसामयिक जो मुद्दे होते हैं जिन पे मैं ज़रूर बोलती ही हूँ, पॉलिटिक्स, जी बिल्कुल, तो मेरा ये बिल्कुल अलग रहता है। तो हम सपोर्टर, मुझे लगता है चैलेंजेस से ज़्यादा सपोर्टिंग हमारा ज़रूर रहा है। ये प्रेम की कवित्री अचानक पॉलिटिक्स की तरफ क्यों मुड़ गई? हाँ, लोग मुझसे कहते हैं
कि अनामिका आप इतना अच्छा गाते गाते अच्छी अच्छी बातें करते करते अचानक से पॉलिटिक्स में कैसे गए? तो मैंने कहा अभी आपको बताया कि प्रेम के कई सारे स्वरूप होते हैं। आपके प्रेम में देखभाल करने से लेकर के उस प्रेम को प्रदर्शित करने तक का जो सफ़र होता है और उस प्रेम को किस प्रकार से आप निभा रहे हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी में होता है। पॉलिटिक्स में कहीं नहीं गई। मैं आपको बताती हूँ, प्रेम मैंने मेरे माता-पिता से किया, मेरे परिवार से किया, मेरे प्रियवर से, पति से किया, मेरे दोस्त से किया, मेरे कुछ ऐसे अच्छे लोग रिलेटिव्स जिनसे मैंने प्रेम किया, बच्चों से किया। साथ में इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी जो प्रेम होता है, जो हम अपने देश को करते हैं, तो मैंने देश से प्रेम किया और मैंने देश से इस हद तक प्रेम किया कि देश की बात करने के लिए यदि आपको राजनीति की बातें करते हुए गुजरना पड़े, तो वही होता है ना, आप यदि कुछ कहना है तो किसी चीज़ से आप बच नहीं सकते। तो मुझे लगा कि राष्ट्रभक्ति की बात करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति के उन पहलुओं को भी छूना पड़ेगा जिससे मैं अपनी बात को मुकम्मल तरीके से कह सकूं, उसको पूरी तरह से कह सकूं। यही कारण है कि राजनीति को मैंने अपनी कविताओं से टच किया है। आप जब भी मंच पर कविताएं पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि अनामिका अंबर जवाब दे रही है अपनी कविताओं के जरिए उन लोगों को जो आपकी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते या जो आपका विरोध करते हैं, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये एक पार्टिकुलर इंसान को या एक किसी कम्युनिटी को या किसी को भी जवाब देने के चक्कर में क्या कविता की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती? और क्या कविता का जो मंच है वो सही जगह है इस तरीके के जवाब देने के लिए? ये बहुत ही अलग सा और अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कर्तव्य होते हैं कुछ, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अब कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कुछ ऐसे और भी कर्तव्य होते हैं, ऐसी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिनके निर्वहन करने के लिए भी आप तत्पर होते हैं। जैसे कि हमने अपने सब काम निपटा लिए, अब हम थोड़ा सा खाली टाइम में हैं तो आइए लीजिए मोबाइल ही देख लेते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी अपने समय का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को जवाब देने के चक्कर में या अपने विरोधियों के को ये बताने के चक्कर में कि मैं उनके अगेंस्ट कोई कविता लिख रही हूँ, मैंने अपनी मूल विधा छोड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मंचों पे तब भी कविताओं के लिए जा रही थी, आज भी कविताओं के लिए जाती हूँ और मेरी कविताएं सुनने के बाद लोग मुझे डिमांड करते हैं कि जो आपने कुछ ऐसी बातें भी मंचों तक पहुंचाई हैं जो वायरल हुई हैं या लोगों तक पहुंची हैं, जिस पहचान को आप कह रहे हैं, जिनको लेके विवाद भी हुए हैं और जिनको लेके विवाद के कारण मैंने उत्तर भी दिए, उनकी भी डिमांड होती है, वो भी मैं बोलती हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी कविताओं पे फर्क पड़ा। और जो लोग कहीं मिटाने के कोशिश करते हैं उनको जवाब दिया है और ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मैं आपको बताऊं ये जवाब क्या है। जब आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप उत्तर देते हैं, लेकिन जब आरोप लगाया जाता है तो उसका खंडन किया जाता है। वो खंडन आपके नज़रिए से आप उसे विरोध की दृष्टि से देख रहे हैं कि अनामिका ने उस विरोधियों को जवाब दिया है जो अनामिका का विरोध कर रहे थे। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने केवल अपना पक्ष रखा है। मेरा पक्ष कहता है कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उसकी ताकत को भी देखूंगी, और मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। ये बड़ा प्यारा तरीका है जवाब देने का। बिल्कुल। और एक और बात है, अब आप ये देखिए संजीत जी, आपके चैनल को सभी देखते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसे भी होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये आगे इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बातचीत शुरू कर दी जाए। होता है हमारे साथ, सबके साथ ये होता है, हर प्रोफेशन में ही होता है। तो मैं उनको केवल यही कहती हूँ कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है।
तो अब वो जो उनके दिल से धुआं निकलना है ना, उससे जो मेरी तस्वीर बननी है ना, वो ऐसी ही बनेगी जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं। तो यही कहानी है। बाकी मेरी कविताओं पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बिल्कुल वही श्रृंगार लिख रही थी, और वो जो मेरा कर्तव्य है मेरी कविताओं के प्रति, माँ शारदे की आराधना के प्रति, वो कर्तव्य कहीं कम नहीं हुआ है। हाँ, मैंने इस कर्तव्य में एक और जिम्मेदारी, एक और कर्तव्य जोड़ा है, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। राष्ट्र के गुणगान में करूंगी, करती हूँ, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। लेकिन जब देश भारत जिस पर हमें गर्व है, इसके प्रति प्रश्न उठेंगे तो अनामिका उत्तर देगी। अनामिका उत्तर देगी तो आपको लगेगा कि वो पॉलिटिकल बात कर रही है। अब यदि लगेगा तो लगता रहे। मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। तो यही है जो मैं करती हूँ। आपकी कविताओं में जो पॉलिटिकल और रिलीजियस रेफरेंसेस होते हैं, इन्हीं की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि इनको गलत भी इंटरप्रेट किया जाता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इंटरप्रिटेशन गलत होती है इस चीज़ की? आप कहते हैं कि आप राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। होता क्या है कि मैं एक विचारधारा विशेष की बात करती हूँ। मैं उस विचारधारा की बात करती हूँ जो विचारधारा मुझे सही लगती है, जो मुझसे मिलती जुलती है। अब वो विचारधारा यदि किसी पार्टी विशेष की हो सकती है, तो इसमें लोगों को सोचने का अधिकार भी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, वो सोचते भी हैं और वो सोच भी लेते हैं। हाँ, तो इससे फ़र्क पड़ता भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम धर्म की बात करते हैं, लोगों से अलग तरीके से, नज़रिए से देख करके अलग तरीके से जोड़ देते हैं। हम देशभक्ति की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, यदि आप देशभक्ति की बात करेंगे तो उसमें आप गद्दारों की भी बात करेंगे ना। किसी चीज़ की यदि सफाई अभियान चल रहा है और आप कहें कि झाड़ू उठा करके सफाई मत कीजिए, क्योंकि आप सफाई करेंगे तो जिस कचरे को आप बाहर निकाल रहे हैं वो कचरा बुरा मान जाएगा। तो सफाई अभियान मतलब यदि आप देशभक्ति कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हमें ऐड ऑन करना होगा, जिनको हमें निकालना होगा। जो राष्ट्र हित में चीज़ें हैं उनको हमें रखना होगा, जो राष्ट्र हित में नहीं है उसे हटाना होगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, रही बात रिलीजियस, तो मैं आपको बताऊं, जब जब धर्म पे प्रहार हुआ है, किसी भी धर्म पे प्रहार हुआ है, तब तब हमने उसके विरोध में आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों सनातन पे प्रहार हुआ था, तो सनातन को लेकर के बात की। तो कुछ लोग सरकारी भी कहने लग जाते हैं, कुछ लोग बहुत तरह की बातें करने लग जाते हैं। मैं हर बार यही पूछती हूँ कि जब मुगल काल की स्थापना हुई थी तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर, बहुत सारी राष्ट्रीय धरोहर जिनको ध्वस्त कर दिया गया था, उनके पुनर्निर्माण के विचारधारा का जो समर्थन किया जा रहा है, उस समर्थन का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं स्वीकार करती हूँ, ठीक है। फिर आपको यदि राष्ट्रभक्त कहना है या सरकारी कहना है, आप कहिए। यदि अनुच्छेद 370 हटता है और उस बात का मैं समर्थन करती हूँ, यदि सैनिकों को बल दिया जाता है और उससे सैनिकों के शौर्य के प्रमाण मांगने वालों का विरोध किया जाता है, ऐसे विरोध के समर्थन की विचारधारा को यदि आप सरकारी कहेंगे तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, फिर आप विरोध कीजिए, आप सरकारी कहिए। सनातन पर प्रश्न उठते हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है। यदि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने वालों के को जवाब दिया जाता है और उस जवाब की विचारधारा का समर्थन मैं करती हूँ, और इस बात को यदि सरकारी कहा जाता है या इस बात का विरोध किया जाता है या इस बात को ये कह दिया जाता है कि आप एक पक्ष की बात करते हो, आप किसी पार्टी विशेष को चमका रहे हो, तो ठीक है, मैं राष्ट्रहित में होने वाली हर घटना का समर्थन करूंगी। राष्ट्रहित में होने वाली हर घटना का समर्थन करूंगी। अब वो घटनाएं अपने आप तो होती नहीं है, वो घटनाएं जरूरी है कोई व्यक्ति विशेष से हो रही होगी, किसी कारण विशेष से हो रही होगी, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, कोई संस्था कर रही होगी। तो यदि मैं उस हित का समर्थन कर रही हूँ और वो किसी संस्था का समर्थन हो रहा है, तो फिर ये लोगों का नजरिया है, वो किस नजरिए से देख।
मैं इसी बात पे मैं आपको ही कोट कर रहा हूँ, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। क्या अनामिका जी ये कहना चाह रही है कि हर वो आदमी जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, वो जनता के कान भर रहा है सरकार के खिलाफ? क्या आपको नहीं लगता कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सवाल पूछना एक जरूरी और ऑर्गेनिक प्रोसेस होनी चाहिए? और क्या आपको सच में ये लगता है कि भाई उनकी इंटेंशन हमेशा से ही हर वो इंसान जो सवाल पूछता है उनकी इंटेंशन हमेशा से ही खराब रहती है? बहुत बढ़िया। मैं संचित जी आपके सवाल पूछने के लिए क्लैप करूंगी, ना सिर्फ क्लैप करूंगी, हाँ, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप जबरदस्ती सवाल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप आपके यदि आप देख रहे हैं कि ये टेबल ब्राउन कलर की है तो आप इसे लाल नहीं बता रहे हैं, आप इसे सफेद नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना? का खंडन करना और किसी सवाल का जवाब देना और किसी सवाल का विरोध करना, इन तीनों में बहुत अंतर है। मैं आपको बताती हूँ, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, मैंने भी पूछे हैं। अभी हो सकता है शायद आप मेरे से जब पूछेंगे तो आगे चल के हमारी बातचीत में कुछ बातें क्लियर भी हों, या यदि आपने नहीं रखा होगा ऐसा कुछ तो मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप ज़रूर पूछिए। तो सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, ज़रूर पूछिए। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे एपिसोड अभी इन्हीं दिनों किए हैं, इन्हीं 1.5 साल के अंदर किए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन यदि आप किसी बात को नकारते हुए, काइंडली अंडरलाइन द स्टेटमेंट, किसी बात को नकारते हुए उसे गलत वे में लेकर के जा रहे हैं, तब उस बात का विरोध किया जाएगा। जैसे कि एक घटना घटी थी, मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ था। आप उस घटना कहीं पे भी कोई भी घटना हो रही है, आप नहीं रोक सकते। अभी इसी स्टूडियो में कोई भी घटना घट जाए, आप नहीं रोक सकते। तो मेन बात क्या है? मेन है दंड प्रावधान। यदि कोई घटना घटी है, उस घटना को घटने के बाद उसके लिए दंड प्रावधान क्या है, इस बात पे निर्भर करता है। जब वहां पे वो घटना घटी थी, किसी ने आपने सुनी होगी, सबने सुनी होगी, ऑडियंस जानती है। उसके बाद वहां की सरकार ने क्या किया? वहां की सरकार ने ना सिर्फ उस व्यक्ति को जिसके ऊपर पेशाब की गई थी उसको सम्मान दिया, बल्कि उसके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए उसके चरणों को भी धोया गया और इस बात का अफसोस भी किया गया, अफसोस जताया कि हमारे यहाँ ये सब हुआ। तो जब ये बात हो चुकी है तो उस बात पे आप आरोप लगा रहे, और भी बहुत सारी बातें, नीतियों पे आरोप लगा रहे। मैंने जब यूपी में बाबा कहा था, तब भी मैं बुंदेलखंड के उस हिस्से से आती हूँ। अभी आपने कहा ना जिस सरकार से, पहले तो एक बात मैं कह देती हूँ बीच में रुक करके कि भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, और जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है। अब आप ये देखिए कि मामा ने मैजिक किया या नहीं किया, मैजिक हुआ। तो ये मैं तो जाकर के वोट नहीं डाल के आई थी ना। आपने ये पहले योगी जी के लिए बोला, उन्होंने भी मैजिक किया। फिर आपने मामा जी के लिए प्रेडिक्ट किया, और इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने भी मैजिक किया। तो वही मैं आपको बता रही थी कि जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, लोग उनसे नाराज नहीं थे। और जनता, मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो बुंदेलखंड का था, जब मैंने यूपी में बाबा कहा था बुंदेली भाषा में, तब भी मैंने लोगों के बीच से आकर के ये बात बताई थी कि आप जिन जिन बातों को कह रहे हो वो गलत है, और मैंने ये सिद्ध भी किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उठाई तलवार और सरकार के पक्ष में लिखने उतर आई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उन बातों को सिद्ध किया, मैंने हर उस बात को, जिस बात पे प्रश्न किया गया था उसका उत्तर दिया। और यही कार्य सेम मैंने जब ये प्रश्न उठा था मध्य प्रदेश में, उसका भी मैंने यही कहा। कम से कम उन बातों, मैंने आप कोई और विषय उठाते हैं, ऐसा विषय उठाते हैं जिस विषय में मुझे लगता है ये प्रश्न जेन्युइन है, मैं उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं प्रोटेक्ट करूँगी, मैं उसे नहीं ढकूँगी। लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है कि आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल करने में और आरोप लगाने में अंतर है। सवाल होगा तो उसका जवाब मिलेगा, आरोप होगा तो उसका खंडन होगा, उसका जवाब स्टेज पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैंने वही किया। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। मैं तो वोट देने नहीं गई थी ना, वही हुआ ना जो मेरे गीत ने कहा था। मेरे गीत ने यहाँ कहा
और वहां पे जनता ने वही किया जो मेरे गीत ने कहा कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो यदि नहीं आते तो मुझे लगता कि भाई अनामिका आपने कुछ गलत प्रोटेक्ट कर दिया, आपने गलत नीति का समर्थन कर दिया। बड़ा सुंदर तरीका है, आपने काबा का जवाब बाबा से दिया तो लगे हाथ यूपी में बाबा पे सुनाई दी। अच्छी ठीक है। बिल्कुल कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। एक बंद जो मुझे बहुत पसंद है कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, रामलला को धाम बना दो। और बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। थैंक यू। मैम आपने खुद कहा कि सनातन मिट ही नहीं सकता, तो फिर सनातन को बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ क्यों? क्या ऐसा तो नहीं है कि सनातन सिर्फ एक टूल है, एक विशेष प्रकार की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने का, ताकि उसको वोट बैंक के तौर पे कन्वर्ट किया जा सके? जी बिल्कुल, सनातन मिट नहीं सकता। ये जब मिट ही नहीं सकता तो इसके बारे में लिखने का क्या मतलब है? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं या कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति से जाना जाता है। हर राष्ट्र की उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है। हमारा देश देवों की भूमि, हमारा देश भारत देश, वो अपनी संस्कृति से जाना जाता है। जब संस्कारों में संस्कृति के प्रति नकारात्मकता, धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की कड़वाहट आ जाती है, तो हमें ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमें ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम त्योहार मनाते हैं, आप ये देखिए कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, पूजा में वही शब्द रोज़ दोहराते हैं। जब सब कुछ सत्य है, जब हम कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो फिर हम बचने की कोशिश क्यों करते हैं? जब हमें पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तलवार पे भी चल सकते हैं, हम गोली के सामने भी, हम पहाड़ से भी गिर सकते हैं, क्योंकि हमारा यदि जब तक बचना है तब तक नहीं हो सकता। यही कारण है कि ये उन लोगों को बताने का एक तरीका है कि वो जो सनातन को डेंगू, मलेरिया या कोई और बीमारी कह रहे हैं, वो संभल जाए। हमें उनसे प्रेम है। अभी आपने पूछा था प्रेम की परिभाषा, हमें उस विरोधी से भी प्रेम है। मैं तो खुद जिस धर्म को मानती हूँ, मैं जैनिज्म फॉलो करती हूँ, जैन धर्म से आती हूँ, और हमारे यहाँ हर जीव को प्रेम किया जाता है। अहिंसा परमो धर्मा के सारांश से निकलती हूँ। तो हम सबको प्रेम करते हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि आप ये जो कह रहे हैं ये गलत है। और आप यदि ये सोचो, उन्होंने कहा हमें सनातन का खात्मा करना है, हमने उन्हें बताया सनातन नहीं मिट सकता, और वो मिट जाते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। यही इन लाइन में है कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। अब तीसरी पंक्ति है जिसके लिए पंक्ति लिखी गई है, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो हमारा धर्म है कि हम ये बात लोगों तक पहुंचाएं, और वही मैं कर रही हूँ। आपने कहा कि आप राष्ट्रवाद की कवित्री हैं जी। जब आप राष्ट्र के बारे में सोचती हैं तो राष्ट्र की कैसी कल्पना आपके मन में उभरती है? एक ऐसा राष्ट्र जो सबका है, या फिर एक ऐसा राष्ट्र जो सिर्फ हिंदुओं का है? देखिए, मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करती हूँ जिस राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक केवल और केवल अपने राष्ट्र को प्रेम करता हो। जो लोग राष्ट्र में
देश में रह कर के भी यदि देश को प्रेम नहीं कर रहे हैं या उनके प्रेम में कहीं कोई खोट है, तो फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो मेरे लिए, मैं जिस राष्ट्र की कल्पना कर रही हूँ, मेरे उस राष्ट्र में वो नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। मैं केवल हिंदू की या केवल मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ। यदि ऐसा होता तो मैं ये नहीं कहती कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वो मुस्लिम जो राष्ट्र को जान से ज्यादा प्रेम करते हैं वो भी इस देश में रहते हैं, ऐसे मुस्लिम भी इस देश में रहते हैं, और ऐसे हिंदू भी रहते हैं जिन्हें कहीं हमारे अपने अपने वतन से ज्यादा अपने स्वार्थ प्यारे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि दिया गांधी ने जीवन भर वही संदेश पहले है, दिया गांधी ने जीवन भर वही संदेश पहले है, मनुजता का अमरता का यही उपदेश पहले है, और चलो संदेश देते हैं ये मिलकर आज दुनिया को, हमारे स्वार्थ पीछे है, हमारा देश पहले है। तो जिसके लिए देश पहले है उसी के इस राष्ट्र में होने की मैं कल्पना करती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म का है। आप चाहती हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें उस भारतीयता की प्रधानता हो। अब यदि हिंदू राष्ट्र बनने पर भारतीयता की प्रधानता है तो मैं यही चाहूंगी, मेरा मन यही है कि हम भारतीय हैं, इस प्रधानता के साथ ये देश बने। एक ये हम और वो की जो भाषा है, ये भाषा आजकल बड़ी प्रचलन में है। यही भाषा आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखने को मिल रही है। आदि पुरुष में भी इनडायरेक्टली यही दिखाया गया था, हम और वो। इस चीज को, ये हम और वो का जो बात है, क्या ये और ज्यादा डिवाइड नहीं कर दे रही है हम लोगों को? और क्या इस तरीके की भाषा का यूज करना, लोगों को एक दूसरे से अलग करके देखना, कम्युनिटीज को एक दूसरे से अलग करके देखना, क्या सही है हमारे लिए? जी बिल्कुल नहीं। अभी मुझे लगता है कि जो प्रश्न इससे पहले जिस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था वो भी यहाँ पे वैसे ही सटीक बैठेगा। जितने बार मैंने कहा है कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, यदि हम भारत को सारे माँ मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आपस में सब भाई बहन होंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो नियम ये है कि देश को अपना माने। यदि हम देश को अपना मानेंगे तो देश हमें अपना मानेगा। तो जितने वो हैं वो सब हम हो जाएं, हम सब एक हैं और हम सब इस देश के हैं, तभी ये देश हमारा है। और जहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं, जहाँ भी इस तरह की बात फैलाने की कोशिश की जाती है, मैं उसका समर्थन नहीं करती। मैम, बॉलीवुड के बारे में भी लोगों के मत बट गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं वो डेलिबरेटली इस तरीके से बनाई जाती हैं कि हिंदू संस्कृति का जो को ख़राब किया जा सके, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को ख़राब किया जा सके, और एक सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है। आपको क्या लगता है? देखिए संचित जी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं और कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो अनजाने में भी हो जाती हैं। तो हम बढ़ावा किस तरह किस बात को दे रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ कि हर राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है और भारत की जो संस्कृति है, यदि आपको ऐसे लग रहा है कि फिल्म को हिट करने के लिए उस संस्कृति को भी आप पार कर जाइए, चलेगा, सब चलेगा, तो ऐसा नहीं है। जनता, ऑडियंस इस चीज़ को नकार देती है। उनको यदि ये समझ में नहीं आता है, उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो खुद भी नकार देती है। मुझे कुछ पंक्तियां इससे संदर्भित याद आती है, वो मैं ज़रूर बताती हूँ। और आजकल बॉलीवुड का हाल है क्या, ख़ास तौर से जहाँ पे इस बात की परवाह नहीं की जा रही है कि आप पूरा परिवार बैठ कर के इस फिल्म को देख सकता है या नहीं, आप पूरे परिवार के साथ बैठ कर के उस फिल्म को देख सकते हैं या नहीं, या वो फिल्में ऐसी हैं जिसमें परिवार को महत्व दिया गया है या नहीं, कि हिंसा के संग कामुकता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो, हिंसा के संग कामुकता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो, थिरक उठे जिन पर नई पीढ़ी,
ऐसा म्यूजिक भर डालो और फिर एक ऐसी बात उड़ाओ जो कौतूहल उपजाए। खुद आपने भी कहा ना कि क्या ये पूर्व निर्धारित है, मतलब क्या लोग खुद भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं? यदि ऐसा नहीं भी है ना, तो भी जो फिल्म मेकर्स हैं वो इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, वो इस तरह की बात उड़ा देते हैं। जैसे भी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में खुद ही एक ऐसा शब्द उन्होंने उड़ा दिया कि जिससे लोगों के मन में वो बात बन जाए। जो लोग यदि वो नहीं भी उसे किसी रिलीजन से या किसी संस्कृति के आप पठान की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, नहीं भी जोड़ना चाह रहे थे, हाँ मैं पठान की ही बात कर रही हूँ। जो लोग नहीं जोड़ना चाह रहे थे उन्होंने भी इस तरह से जोड़ा, जैसे कि एक स्पेशल सीन को आप आउट कर दीजिए, एक स्पेशल को, और फिर बाद में पहले आप आउट इसलिए कीजिए कि लोगों के दिमाग आउट हो जाए, ठीक है? आप खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट कीजिए ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोग उसको लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने लग जाए। और फिर उसके बाद आप बचाव में आकर के ये कह दीजिए कि नहीं इसमें ऐसा नहीं, इसमें पूरी फिल्म देखिए, आप पूरा गाना देखिए, इसमें तो सब कुछ है। तो कई बार इस तरह की बातें भी क्रिएट की जाती हैं, ये पूर्व निर्धारित होती हैं। और ये मैं पंक्ति पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपका प्रश्न भी लेती हूँ कि हिंसा के संग कामुकता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो, थिरक उठे जिस पर नई पीढ़ी, ऐसा म्यूजिक भर डालो और फिर एक ऐसी बात उड़ाओ जो कौतूहल उपजाए, पिक्चर को हिट करना हो तो उसे विवादित कर डालो। तो ये पूर्व निर्धारित इस तरह से। लेकिन मैम अगर वो निर्धारित भी था, अगर हम पर्टिकुलरली पठान की बात करें, तो सिर्फ एक रंग को एक ही धर्म से एसोसिएट करके देखना सही है? मैं वही कह रही हूँ आपको कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से परोसा गया, ये बात कहते ना प्रोवोक करना, आपको उकसाना, जिस तरह से ये उकसाया गया ताकि किसी बात को लेकर के पहले चर्चा हो, फिर हमारे पास ऐसे सामान है जिससे हम बता सके कि नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। तो पहले आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जब वो क्रिएट हो जाती है आपका काम हो जाता है, फिर आप उसके बाद ये कह देते हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं था। यही चल रहा है। कई बार बहुत सारी गलतफहमियां भी हो रही है, कुछ चीज़ें जानकर भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें अनजाने में भी हो रही हैं। लेकिन इन सबसे अलग मैं उसमें नहीं जा रही हूँ कि क्या जान के हो रहा है क्या अनजाने में। मैं जिस पर जा रही हूँ वो यही है कि अभी भी यदि संस्कृतियों के विरोध में जाकर, उससे ऊपर जाकर के किए गए कृत्यों को नहीं रोका गया, तो ये अंधी दौड़ कहाँ जाकर के रुकेगी, इस बात के लिए सभी को सावधान हो जाना चाहिए। अभी भी कहीं कहीं अंकुश लगाए जाने चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिनमें कम से कम धर्म को लेकर के कोई मजाक ना बनाया जाए, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए, इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। एक वर्ग है जो ये मानता है कि किसी भी धर्म के इंसान का पॉलिटिक्स में होना, और वो भी किसी स्टेट का सीएम होना, सही नहीं है, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस बायस्ड होंगे एक कम्युनिटी की तरफ या एक कम्युनिटी के खिलाफ। जी, आपको क्या लगता है? देखिए, एक राज्य की कल्पना की जाती है और उस राज्य को उस राजा को सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। उस कल्पना को लोग साकार करना चाहते हैं और वो है राम राज्य। अब किसी न किसी जाति का, किसी न किसी धर्म का व्यक्ति तो सिंहासन पर होगा ही। हाँ, यदि उनकी पोशाक ऐसी है या उनका जो रूप ऐसा है, यदि उससे उनके कार्यशैली का लोग विवरण मांगने लग जाएं या अंदाज़ा लगाने लग जाएं, तो ये गलत है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जरूरी नहीं है कि आपकी वेशभूषा संत वाली है तो आप वही करेंगे। और ये तो उदाहरण सबने देख लिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता के साथ साथ उनके कार्यों के आधार पे दोबारा योगी जी होते? और मैं तो कहती हूँ आगे भी आप देखिएगा, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उनके कार्यों को
संबल मिल रहा है, प्रशंसा की जा रही है, ये हाँ, ये हो सकता है। मुझे तो खैर कभी नहीं लगा, लेकिन और लोगों को, जिन लोगों को मैं सुनती हूँ, शुरू में बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई होगी, लेकिन सैल्यूट करती हूँ और बहुत प्रशंसा करती हूँ और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे संत के उत्तर प्रदेश से आती हूँ जिसने वाकई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। और ये भी कहूंगी कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नई सदी को दिशा दिखाता, उनके किसी भी कार्य में ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने एक तरफा कोई बात कही है। चाहे आप उनके बयान उठा के देखिए, चाहे उनकी बराबरी से लोगों को दिए जाने वाली सुविधाओं की, नीतियों की बात देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उन्होंने किसी एक चीज को बढ़ावा दिया है। हाँ, अपने धर्म का सम्मान हर कोई करता है, दूसरों के धर्म का सम्मान और अपने धर्म को मानना ये कोई बुरी बात नहीं है। हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं और जिस धर्म से उसका सम्मान करते हैं उसे हम फॉलो करते हैं। कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए वक्त का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमा दान जो देता था, नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। उन्होंने दंगाइयों पर रोक लगाई, उन्होंने टॉलरेंस को जीरो किया। उन्होंने रात में जब हम लोग कार्यक्रमों में निकलते थे, कार्यक्रम करने के बाद आधी रात को हमें रोक दिया जाता था, हमसे कहा जाता था कि सेफ नहीं है रोड। आज सेफ है। आज बहुत सारी, मैं फिर कह रही हूँ कि किसी भी घटना को घटने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन दंड प्रावधान क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश के और भी इतने स्टेट हैं, लोग वहां भी चाहते हैं कि इसी तरह से मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि केवल आप ये देखकर कि कि कोई कहीं से संबंधित है, उसकी कल्पना, उसके कार्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने ये भी कहा कि आपको बाबा के बुलडोजर पर पूरा भरोसा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टेट के सीएम को उसके बाकी कामों से जाना जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बुलडोजर से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगता है। सिर्फ बुलडोजर से योगी जी को नहीं जाना जाता है, योगी जी को बुलडोजर से भी जाना जाता है, मैं यही कहूंगी। मणिपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए अनामिका कहती है, मैं आपको ही कोट कर रहा हूँ जी, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़ियों को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच कर चलता है। तो क्या आप लड़कियों को ये कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, जस्ट लाइक मोदी जी? हाँ जी बिल्कुल। मैं मणिपुर में केवल यही बात नहीं कही थी, मैंने इसके साथ एक और बात कही थी कि आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कहीं मणिपुर के लिए समर्थन किया हो और केवल खाना पूर्ति की हो कि भाई मणिपुर की एक घटना घटी है और मुझे केवल इतना ही बोलना है। ये बात जो आप पंक्तियां कह रहे हैं, इन पंक्तियों को मैं पहले भी कह रही थी, आज भी कहूंगी और आगे भी कहते रहूंगी। इसके साथ साथ मणिपुर की जो घटना हुई है उस पर ना सिर्फ मैंने दुख प्रकट किया है, और ऐसी निंदनीय घटना चाहे मणिपुर में घट रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में घट रही है, कहीं भी घट रही है, इसकी निंदा भी की जाएगी और इसकी ना सिर्फ निंदा की जाएगी, इसका विरोध भी किया जाएगा। और विरोध करने के लिए जिस प्रकार से खड़ा हुआ जाता है उसी प्रकार से मैं भी खड़ी हूँ। मैं फिर कह रही हूँ चाहे कहीं की भी है। लेकिन मैम आपने निंदा की, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर की घटना पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। एक नागरिक होने के जरिए ये चीज सिर्फ हमें चुभती है या आपको भी चुभती है? एक नागरिक होने के जरिए और एक नारी होने के जरिए ये, यदि ये बात है तो ये सबको चुभती है, अनामिका अंबर को भी चुभती है। लेकिन यदि इसको आप ठीक से देखेंगे, मैं फिर कह रही हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बचाव कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं बैठ करके बचाव की ही बात करूंगी। बहुत उस बात को, जो बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं वही बात कहूंगी, बेबाकी से ही कहूंगी, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। पहले भी सारी बातें कही हैं, अभी भी कहूंगी। चुप्पी तो खैर मुझे नहीं दिखाई दी। हाँ, इस बात को बोला भी गया और इसके लिए जो कुछ हो सकता था वो भी हुआ। हम सब ने इस बात का विरोध किया। मैं और भी सबको छोड़ देती हूँ,
मैंने ना सिर्फ विरोध किया इस बात के लिए जितना कटु मैं लिख सकती थी, जैसे और बातों के लिए लिखा, मैंने इस बात के लिए भी कटु लिखा है। और दंड की बात भी मैंने की है। और एक बात कह देती हूँ, नारी बच्चियों को लेकर, नारियों को लेकर, एक लड़की को लेकर, उनकी अस्मिता को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके प्रति हो रहे जो पक्षपात है उसको लेकर आज भी कहा है, कल भी कहूँगी और आगे भी कहती रहूँगी। उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो तारीफ भी करूँगी, और यदि अच्छा नहीं हो रहा है तो यही अनामिका अंबर उनके साथ भी खड़ी होगी विरोध करने के। अभी आपने जो पंक्तियां बोली मैं उसको दोबारा कोट कर रहा हूँ। जो परियों की आंखें नोचे उनके ही पर कटवा दो, अंजाम भयानक होगा उनका सबके मुंह पर रटवा दो। जिसने भी ये कृत्य किया है चाहे फिर वो कोई हो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। बिल्कुल। आपने ये भी कहा कि योगी जी के राज में लड़कियां सुरक्षित हैं, बिल्कुल। लेकिन हाथरस की घटना में तो कुछ और ही देखने को मिलता है। पूरा तंत्र उनको किसी और ही तरीके से मामले को मैनिपुलेट करता हुआ दिखाई दिया। लड़की का रात को अंतिम संस्कार किया गया, उसके परिवार को भी देखने नहीं दिया गया। बिल्कुल। इस पर ये अग्रेशन क्यों नहीं देखने को मिलता? ये एग्रेशन किसने कहा कि इस पर ये एग्रेशन देखने को नहीं मिला? आप यदि उस समय की घटनाएं उठा के, उस समय की कविताएं उठा के देखेंगे, उस समय के एपिसोड्स उठा के देखेंगे, तब भी कहा। लेकिन हर बार ये जोड़ने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में ऐसा हुआ। मैं फिर कह रही हूँ, क्यों नहीं हो सकता? किसी के भी राज्य में कोई भी घटना घट सकती है। बात यह है कि दंड प्रावधान क्या है, दंड प्रावधान कितना सशक्त है, बात यह है। और कोई भी घटना जब न्यायिक प्रक्रिया में होती है तब उसका सॉल्यूशन, उसका उपसंहार निकाल करके हम कुछ नहीं कह सकते। यदि किसी बात पर प्रक्रिया चल रही है, यदि कोई घटना न्याय के अधीन है, अभी उस पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो फिर हमें उसके न्याय का क्या होने वाला है उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। मैं इस बात को फिर कहती हूँ और पूरे दावे से कहती हूँ, घटना घटी होगी, घटती हैं, घटी, सिर्फ यही नहीं और भी। लेकिन योगी जी से उम्मीद भी यही है और सभी नारियां ये जानती हैं कि वो इस बात के लिए उनसे उम्मीद करती हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात के लिए उसी को उम्मीद से देखता है जिसके पास उम्मीदों पे खरे उतरने की ताकत होती है। हम उनकी तरफ शिकायत भी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने शिकायत नहीं करनी है, हमने तो बस गुणगान, ऐसा नहीं है। कोई बात गलत होती है तो उसकी हम शिकायत भी करेंगे। खुशी इस बात की है कि उसके प्रति हमें जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए वो हमें मिलती है। उस न्याय को कैसे करना है, उस काम को कैसे करना है, वो काम होता है। तो ये घटना भी वैसे घटी है। क्या अनामिका अंबर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी? और अगर करेंगी तो किस पार्टी से? तो देखिए, यदि देश सेवा करने का यही एक रास्ता बचा, मेरा मन तो ये है कि मैं अपनी कविताओं से देश की सेवा करूं। लेकिन यदि मुझे ऐसे लगता है कि यही एक रास्ता बचा और इस रास्ते पे चल के मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो हाँ, समय आएगा तो मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगी, और उस पार्टी से जिससे मेरी विचारधारा मिलती है। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है मैम, रैपिड फायर। जी। आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है, कालिदास या तुलसीदास? रैपिड फायर में मतलब ये कंफर्म है कि एक ही बताना होगा आपको? तुलसीदास। प्रेम की कविताएं या पॉलिटिक्स की? प्रेम की। राम या कृष्ण? कृष्ण। पीएम के रूप में किसको देखना चाहती है, सीएम योगी आदित्यनाथ या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? इसे स्किप नहीं कर सकते, दोनों नहीं बोल सकते। दो लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। जो देश के लिए ठीक हो। टीवी परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मेंस? स्टेज परफॉर्मेंस। शहीद के बेटे की दिवाली या यूपी में बाबा? शहीद के बेटे की दीपावली। धर्म की रक्षा या इंसान की, क्या ज्यादा जरूरी है? इंसान की रक्षा, वही धर्म है। कवि सम्मेलन या मुशायरा? मुझे तो दोनों में कोई फर्क लगता नहीं है। कवि सम्मेलन की, कुछ लोगों को लगता है। कवि सम्मेलन जगत से हूँ तो कवि सम्मेलन। बॉलीवुड फिल्म्स या रीजनल सिनेमा? रीजनल सिनेमा, बॉलीवुड फिल्म्स। यदि मैं दोनों ही मना कर दूं तो चलेगा? आप
सिनेमा के क्राफ्ट को ही रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रीजनल सिनेमा लोगों को देखने को बहुत कम मिलता है। यदि अच्छी फिल्म है तो बॉलीवुड। यंग जनरेशन या ओल्डर जनरेशन? यंग जनरेशन। क्या ज़्यादा जरूरी है, आपका प्रोफेशन या आपकी पर्सनल लाइफ? अरे ये तो बहुत कठिन है भाई। पर्सनल लाइफ। देश का विकास या देश की संस्कृति? एक ही बात है। अब इसको आपने अलग अलग रखा है तो संस्कृति अगर से- दो में से एक चूज करना पड़े तो? देश की संस्कृति। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। क्या बड़ा है, देश या धर्म? देश। भगवद गीता या कॉन्स्टिट्यूशन? फिर आपने फंसा दिया। ये तो बहुत शानदार है। इसे भी मैं रहने ही देती हूँ। मेरे ख्याल से मैं चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में भगवद गीता रहे। ये काफी क्रिएटिव जवाब है आपका। तो मैम, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। ओके। जाने से पहले 2024 का भी प्रेडिक्ट कर ही दीजिए। हाँ, अच्छा। ओके, तो जैसा कि सबको पता ही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार जब मामा मैजिक करत हैं के लिए मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए और लोगों ने कहा कि जैसे आपने कहा था यूपी में बाबा, तो ऐसे ही एमपी में भी वही हुआ। तो पहली बार मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ इस गीत से। अब इस गीत को रिकॉर्ड करूंगी तो देखते हैं लोग कितना पसंद करते हैं। कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, दुनिया भर में जा जा करके भारत को सम्मान दिया। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। हो कर लो तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, के कर लो तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। करेगा राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, करेगा राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तालियां। ये गीत आप एक्सक्लूसिव सुन रहे हैं हमारे चैनल पर। पहली बार अनामिका जी लेके आई हैं इसको। किसी भी चैनल पर आप पहली बार गा रहे हैं। अभी तक तो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं डाला, कहीं पे भी नहीं डाला। एक आखिरी रिक्वेस्ट है मैम, कोई एक कविता या गीत जो आपको प्रिय हो वो सुना दीजिए। जो मुझे बहुत प्रिय है, तो कविता और गीत तो बहुत सारी चीजें हो ही गई हैं आपके यहाँ, बहुत देर से बातचीत चल ही रही है। मैं वो सुना देती हूँ जो मुझे अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। एक बात कह कर के मैं आप सबसे विदा लूंगी। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ये इंस्टाग्राम का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। ऐसे में जहाँ हमारे लाखों लाखों फॉलोअर्स, लाखों लाखों दोस्त होते हैं,
कई बार हम घर के आंगन में बैठकर माता पिता के साथ बैठने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उन सब से ये निवेदन करती हूँ कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। देश को हृदय में रखिए, मोहब्बत को हृदय में रखिए, सम्मान को हृदय में रखिए और मीठी वाणी अपने जुबान पे रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत 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 खूब अनामिका जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आज समय की कमी थी, डेफिनेटली हम दोबारा मिलेंगे जरूर। बहुत जल्द। जोरदार तालियां मैम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।